हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले वीकली कॉन्टेस्ट 449 का ट्यूटोरियल। तो स्टैंडर्ड राउंड था, इसमें एक इजी, एक मीडियम और दो हार्ड क्वेश्चंस थे। लर्निंग वाइज इज़ ओके, बट आई वुड से कि बाई वीकली में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस थे। मतलब लर्निंग वाइज यानी कि नए नए टॉपिक्स अगर आप सीखना चाहते तो आप बाई वीकली डेफिनेटली करिए, आई वुड रिकमेंड। और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका मिनिमम डिलीशन फॉर एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट ऑपरेशन। तो पहला क्वेश्चन तो एज इट इज़ कि आपका इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड होता है, यानी कि जो कहा गया है वो करने के लिए होता है। तो बेसिकली आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, आपको कुछ कैरेक्टर्स की डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होंगी। आपको बताना है कि आप कितने मिनिमम ऐसे कैरेक्टर्स रिमूव कर दो इस स्ट्रिंग में से कि आपके के डिस्टिंक्ट एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स बचें। ठीक, तो इफ़ देर आर नॉट लाइक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स तो आपको कुछ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हाँ ग्रेटर देन के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आप कौन सा कैरेक्टर डिलीट करना चाहोगे। देखो, जो भी डिलीट करना है उसकी आपको सारी फ्रीक्वेंसी डिलीट करनी पड़ेगी सच दैट कि आपका डिस्टिंक्ट कैरेक्टर का काउंट एक कम हो, है ना। मान लो आपकी स्ट्रिंग में 4 ए प्रेजेंट है, ठीक, बी आपका 2% है, सी आपके मान लो 3% है और डी आपका मान लो 1% है। आपको इसकी फ्रीक्वेंसी दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर केवल आपको बचाने हैं। तो अब आप कौन से कैरेक्टर्स डिलीट करना चाहोगे कि आपको, क्योंकि उसकी सारी अकरेंस डिलीट करनी पड़ेगी। अगर आप बी डिलीट कर रहे हो तो आपको दोनों बी डिलीट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बी डिलीट कर दो तो आप कह दो कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का काउंट कम हो गया। अगर आप सारी अकरेंस डिलीट करोगे तो ही आप कह सकते हो कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का काउंट कम हुआ है। तो देखो, ऑब्वियसली जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसके सारे अकरेंस को डिलीट करना में आपको कम आपको कैरेक्टर्स डिलीट करने पड़ेंगे। तो आप क्या करना चाहोगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है ऐसे आप 2 कैरेक्टर डिलीट करना चाहो, क्योंकि आपको 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर चाहिए। अभी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर 4 हैं, तो यानी कि 2 आपको ऐसे कैरेक्टर्स डिलीट करने पड़ेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो यानी कि एक डी डिलीट हो जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, एक बी डिलीट हो जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो टोटल आपको 3 कैरेक्टर्स डिलीट करने पड़ेंगे। ठीक, सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन था। नॉर्मल सा आप क्या कर सकते हो, एक मैप बना सकते हो या फिर आप 26 साइज़ की एरे भी बना सकते हो। अब आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसीज़ आपको केवल स्टोर करनी है और फिर उसके बाद क्या करो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो। और आपको कितने स्टार्टिंग के एलिमेंट्स डिलीट करने हैं ये आपको कैसे पता चलेगा, जितनी अभी करंट आपकी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का काउंट है माइनस जितने आपको एक्चुअल में बनाने हैं। अगर ये नंबर नेगेटिव होता तो यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका आंसर 0 हो जाएगा। अगर ये एलिमेंट पॉजिटिव होता तो उतने स्टार्टिंग के उतने मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स आप डिलीट कर दोगे। ठीक, तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था। तो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका कि आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है बेसिकली n क्रॉस m की। इन्होंने m क्रॉस n दिया हुआ है, बट हाँ जो भी कह लो n क्रॉस m या m क्रॉस n, एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको क्या करना है, आपको या तो एक हॉरिजॉन्टल कट लगाना है या तो इस पर एक वर्टिकल कट लगाना है। अब कट लगाने के बाद क्या होना चाहिए, अब कट लगाने के बाद ये आपकी जो पूरी मैट्रिक्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। आपको बताना है कि क्या ऐसा एक कोई हॉरिजॉन्टल कट या फिर ऐसा एक कोई वर्टिकल कट पॉसिबल है कि नहीं, सच दैट जो 2 पार्ट इसके बने हैं उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनका सम जो हो वो दोनों साइड्स पे बराबर हो। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपकी ये एक मैट्रिक्स है, ये आपकी मैट्रिक्स है, जितने भी एलिमेंट्स हो लेट्स से, ठीक, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कोई एक, क्या आप कोई एक हॉरिजॉन्टल कट लगा सकते हो इसमें, सॉरी ये वर्टिकल कट है, या फिर कोई एक हॉरिजॉन्टल कट लगा सकते हो सच दैट कि आपका, अगर आपने मान लो ये हॉरिजॉन्टल वाला कट लगाया, ठीक, अगर ये हॉरिजॉन्टल वाला कट लगाया तो आपका 2 पार्ट्स हो गए, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये नीचे वाला पार्ट हो गया। इसका सम मान लो सम 1 है, इसका सम मान लो सम 2 है। आपको बता रहा है कि ऐसा कोई एक कट लगा सकते हो क्या कि ये सम 1 और सम 2 की वैल्यू जो वो बराबर हो जाए, या फिर कोई एक वर्टिकल कट लगा सकते हो कि नहीं, कि मान लो ये वाले पार्ट का सम जो है वो सम 1 है और ये जो इधर वाले पार्ट का सम है ये सम 2 है, ये दोनों बराबर हो जाए। ऐसा कोई एक वर्टिकल कट या फिर कोई एक हॉरिजॉन्टल कट अगर पॉसिबल है तो आपको क्या करना है, आपको ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करना है। तो देखो, आप क्या कर सकते हो, आप हर एक पॉसिबल वर्टिकल कट और हर एक पॉसिबल अगर हॉरिजॉन्टल कट, सारे कट्स अगर देख लो कि ये कट लगाने के बाद क्या ये पॉसिबल है, ये कट लगाने के बाद क्या पॉसिबल है, ये कट लगाने के बाद क्या पॉसिबल है, ऐसे सारे हॉरिजॉन्टल के लिए भी देख लो। तो क्या आप कह सकते हो कि हाँ अगर कोई भी एक ऐसा एक पॉसिबल होगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं पॉसिबल है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको सम फाइंड करना है, आपको तेज़ी से सम फाइंड करना है। ठीक, अगर आपने ये कट लगाया मान लो, तो आप क्या, आप इधर का सम और इधर का सम तुरंत बता सको ऑर्डर ऑफ 1 में, तभी आप ये कट्स लगा पाओगे।
ठीक, तो मैं कहता हूँ देखो हम क्या करेंगे, हम प्रीफिक्स सम निकाल लें। यानी कि अगर हम वर्टिकली बात कर रहे हैं तो यानी कि इस पोजीशन पे क्या पड़ा हो मेरा, मतलब कि मेरे पास एक एरे ऐसी हो जिस एरे में मैं बता पाऊँ कि हर एक पोजीशन पे क्या पड़ा होगा मेरा, ये वाला कट लगाने के बाद इसके लेफ्ट साइड का जो प्रीफिक्स सम होगा वो मेरा इस पोजीशन पे पड़ा हो, ये वाला कट लगाने के बाद इसके लेफ्ट साइड का टोटल प्रीफिक्स सम यहाँ पे पड़ा हो, इसका प्रीफिक्स सम यहाँ पे पड़ा हो। यानी कि हर एक रो में, रो के ith पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो मतलब कि मेरे को ये वाला कट लगाने पे जो भी मेरा प्रीफिक्स सम हो वो मेरा उस पर पड़ा हो। ठीक, ऐसे ही कॉलम के लिए अगर मैं एक कॉलम वाली एरे बना लूँ, 0 से लेके इसमें m तक एलिमेंट्स होंगे और मेरा हर एक पोजीशन पे पड़ा हो कि मैं अगर ये वाला कट लगाऊँ तो क्या होगा, ये वाला कट लगाऊँ तो क्या होगा, ये वाला कट लगाऊँ तो क्या होगा। ऐसे मेरे पास सारी चीज़ें अगर पड़ी हो, ये दोनों एरे अगर मेरे पास पड़ी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाला कट लगाऊंगा, क्या वैल्यू है मेरे लेफ्ट साइड की वो मैं इससे देख लूँगा, और मेरे राइट साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मेरी पूरी मैट्रिक्स का सम है, मान लो मेरी पूरी मैट्रिक्स का सम है सम, और मैं लेफ्ट साइड का सम ऑलरेडी इससे निकाल चुका हूँ, तो यानी कि रो ऑफ आई की वैल्यू जो होगी, अब ये जो सम माइनस रो ऑफ आई है ये मेरा राइट साइड का सम होगा, और रो ऑफ आई जो मेरा होगा वो लेफ्ट साइड का सम होगा, और रो ऑफ आई और आपका सम माइनस रो ऑफ आई दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि आपका पॉसिबल है ना। ऐसे ही आप कॉलम के लिए भी कर सकते हो कि कॉलम ऑफ आई आपका कॉलम ऑफ जे, मान लो कॉलम ऑफ जे आपका ये वाले कॉलम तक का कट है, और जो सम माइनस कॉलम ऑफ जे हो जाएगा ये बचे हुए मैट्रिक्स का सम है, तो दोनों सम अगर बराबर है तो यानी कि आपका पॉसिबल है। ठीक, तो प्रीफिक्स सम आप एक तरीके से निकाल सकते हो पूरा लूप चला के मैट्रिक्स पे, दोनों रो ऑफ आई और कॉलम ऑफ जे आपको कैलकुलेट करनी है सारी, सिंपल सा आप लूप चला के कर सकते हो कि अगर यहाँ तक का सम पता करना है तो इस वाले पे लूप चला के देख लो, फिर इस पर लूप चला के फिर स्टोर कर लो। ऐसे आप प्रीफिक्स सम एक लेके चल सकते हो। बेसिकली इस सम में मैं काउंट लेके चल रहा हूँ और हर एक रो पे इसको अपडेट करता जा रहा हूँ। ठीक, ऐसे ही कॉलम के लिए अपडेट करता जा रहा हूँ। फाइनली मैं क्या करूँगा, एक बार रो वाले सारे कट लगा के देख लूँगा, हॉरिजॉन्टल कट, एक बार सारे वर्टिकल कट लगा के देख लूँगा। अगर कोई भी कट पॉसिबल है तो वहीं से ट्रू रिटर्न कर दूँगा। अदरवाइज़ मैंने अगर सारी कट लगा के देख लिए, अभी भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूँगा कि नहीं पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो प्रीफिक्स सम का एक तरीके से यूज़ किया है हमने इसमें। ठीक, अब देखो फोर्थ प्रॉब्लम जो है वो इसी के थोड़ा सा एक्सटेंशन है, यानी कि इसका तो थोड़ा लॉजिक यूज़ हो रहा है और इसमें एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं और उसको भी हमें टेक केयर करना है। ठीक, तो इसको हम इसके साथ ही देख लेते हैं, फिर उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। तो देखो इसमें यहाँ तक की बात तो सेम है कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कट लगाने के बाद क्या इसका सम सेम हो पाता है कि नहीं। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और दी हुई है कि आपको अगर दोनों साइड का सम सेम बनाना है, अगर सेम हो जाता तो वेल एंड गुड, अगर सम सेम नहीं हो पाता है तो आप क्या कर सकते हो, एट मोस्ट एक सेल डिलीट कर सकते हो। यानी कि ये आपका मान लो ये मैट्रिक्स थी आपकी, ये मैट्रिक्स थी, लेट से 1 2 3 4 ऐसे मान लो ये आपकी मैट्रिक्स थी। ठीक, इस पे मैं एक कट लगा के दिखा रहा हूँ। मान लो ये मैंने कट लगाया, ठीक, अब मेरा दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये। अगर मान लो इसका सम और इसका सम मेरा बराबर नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये जो एक एलिमेंट है इसको मान लो मैंने डिलीट कर दिया, अब इसका सम जो आया, इसका सम मान लो सम डैश 2 आया और इसका सम 1 था। अब अगर मान लो मेरा सम 1 और सम 2 बराबर हो जाते हैं तो भी मतलब मैं ट्रू रिटर्न कर सकता हूँ। यानी कि एट मोस्ट एक एलिमेंट या तो मैं इस साइड से या तो इस साइड से, ओवरऑल मैट्रिक्स में से एक एलिमेंट डिलीट करने के बाद अगर मैं कट लगाने के बाद दोनों एलिमेंट्स का, दोनों साइड्स का सम मैं सेम ला पा रहा हूँ तो भी मेरा पॉसिबल है। ठीक, एक और चीज़ दी हुई है कि ऐसा एक एलिमेंट आपको रिमूव करना है सच दैट कि आपका वो कंपोनेंट जो है वो डिस्कनेक्ट ना हो। तो कंपोनेंट बेसिकली किस केस में आएगा, मान लो ये आपकी मैट्रिक्स है, आप क्या कहते हैं, इन्होंने मान लो कहा कि एक यहाँ से मैं कट लगाना चाह रहा हूँ। ठीक, तो मतलब कि एक तरफ मेरी केवल ये वाली मैट्रिक्स बची, यानी कि क्या मैट्रिक्स बची, मेरी मैट्रिक्स बची n×1 की। ठीक, n×1 की मैट्रिक्स बची। अब मैं कहता हूँ कि कोई भी मैं बीच का एलिमेंट, मान लो ये एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ, अगर ये एलिमेंट डिलीट करूँगा तो मेरा एक कंपोनेंट ये नीचे वाला बन गया, एक कंपोनेंट मेरा ये ऊपर वाला बन गया। ये केवल n×1 और 1×n के ही केस में होगा, क्योंकि देखो बाकी किसी भी केस में क्या होगा, बाकी किसी भी केस में किसी भी एक एलिमेंट के डिलीट होने से कंपोनेंट नहीं टूटेगा, क्योंकि बाकी सारों से तो जुड़ा हुआ है ना ये लोग। केवल एक एलिमेंट डिलीट हो रहा है तो कंपोनेंट नहीं टूटेगा, ये केवल इस केस में टूटेगा या तो 1×n या तो n×1। तो इस केस में केवल मैं लास्ट के एलिमेंट्स डिलीट कर सकता हूँ, यानी कि इस कोने वाला एलिमेंट या तो इस कोने एलिमेंट। और अगर ये ऐसा मेरा
हॉरिजॉन्टल वाला केस है तो मैं इसमें जीरोथ इंडेक्स वाला या फिर लास्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट ही डिलीट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली हमारा एज केसेस है, इसको हम अलग से हैंडल कर सकते हैं अगर हम बाकी सारी चीज़ों के लिए इसको जनरलाइज करते हैं। तो देखो प्रीफिक्स सम वाली क्या चीज़ अभी भी काम करेगी, हाँ प्रीफिक्स सम वाली चीज़ अभी भी काम करेगी। बस एक आपको इस चीज़ को हैंडल कैसे करोगे कि कोई एक एलिमेंट डिलीट करने पे सम इक्वल हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मैं ये कैसे हैंडल करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ देखो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो मैंने अभी ये कट लगाया था, मैं इधर का सम निकाल पा रहा हूँ, इधर का सम मेरा आ गया सम 1, ठीक। ये मैं कैसे निकाला, ये मैंने रो ऑफ आई से उठा लिया, ठीक। रो ऑफ आई से कैसे उठा लिया, क्योंकि मैंने ये प्रीफिक्स सम से ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। इधर का सम मेरा क्या होगा, इधर का सम मैंने सम 2 कैलकुलेट कर लिया, वो कैसे निकला, वो निकला सम माइनस जो भी आपका सम 1 है, ठीक। सम माइनस सम 1 करोगे तो आपका सम 2 आ जाएगा, ठीक। दोनों साइड्स का देखो सम मैंने निकाल लिया। अब अगर ये बराबर है तो वेल एंड गुड, आप यहीं से ट्रू रिटर्न कर दो। अदरवाइज ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब कोई एक एलिमेंट डिलीट करने का भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक। तो देखो दो केस हो सकते हैं, या तो आपका ये जो सम 1 है ये बड़ा होगा सम 2 से, ठीक। अगर आपका सम 1 जो है वो बड़ा है सम 2 से तो इसका मतलब आप इधर वाली साइड से, इसको मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ क्योंकि ये बड़ा है तो यानी कि इधर वाली साइड से एक एलिमेंट डिलीट होगा। अगर एक एलिमेंट डिलीट होगा और बराबर हो जाते तो फिर उस केस में कुछ होगा। अगर मान लो आपका सम 2 बड़ा है, अगर मान लो सम 2 आपका बड़ा है, ठीक, सम 1 से, तो क्या होगा, तो आपका सम 2 वाली साइड से एक एलिमेंट डिलीट होगा। तो यानी कि जो बड़ा है उसकी साइड से एक एलिमेंट डिलीट होगा। अब देखो जो एलिमेंट डिलीट होगा उसकी वैल्यू भी हमें पता है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो मान लो इसकी वैल्यू है सम 2, इसकी वैल्यू है सम 1 और आप कह रहे हो सम 1 बड़ा है आपका, तो कितना बड़ा होगा, सम 1 माइनस सम 2 ही तो बड़ा होगा आपका। मान लो आप कह रहे हो कि इधर का सम है 17, इधर का सम है आपका 12, आपका बताओ कि ये इधर वाली साइड कितनी बड़ी है। कोई एक एलिमेंट अगर डिलीट करना चाहोगे तो कितने का डिलीट करना चाहोगे, तो आप 17 माइनस 12 यानी कि 5, अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मान लो 5 पड़ा हुआ है तो अगर आप इस 5 को डिलीट कर दो तो अब इधर का सम भी 12 हो गया, इधर का सम भी 12 हो गया, है ना। तो अब आपको पता है कि आपको क्या डिलीट करना है एग्जैक्टली। वो आप कैसे पता कर सकते हो, वो आप एक मल्टी सेट या फिर कुछ ऐसा बना के चल लो, मैप या फिर मल्टी सेट बना के चल लो, जिसमें आप क्या करोगे, जिसमें आप सारे एलिमेंट्स स्टोर कर लो इस साइड के। अब आपको बस ये देखना है कि क्या इस वाली साइड में 5 पड़ा हुआ है कि नहीं। अगर इस साइड में एक 5 पड़ा हुआ है तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि हाँ मैं इस 5 को डिलीट कर दूंगा, जो भी मेरा डिफरेंस है बेसिकली, जो भी मेरा सम का डिफरेंस है उसको मैं डिलीट कर दूंगा और मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं दोनों साइड का सम बराबर कर सकता हूँ। ऐसे ही मान लो अगर इस साइड होता तो इस साइड का एक मल्टी सेट आपने अलग से बना रखा है, उसमें आप कह सकते हो कि यहाँ पे 5 प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो इसको आप कह सकते हो कि मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो बेसिकली आपने सम तो निकाल लिया, आप एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू आप डिलीट करोगे, तब जाके आपका दोनों तरफ का सम सेम हो जाएगा। तो उस केस में क्या कर सकते हो, उस केस में आप कोई भी एक मल्टी सेट या फिर सेट तो नहीं क्योंकि डुप्लीकेसी हो सकती है, तो मल्टी सेट या फिर मैप टाइप की कोई एक चीज़ बना सकते हो जिससे आप क्या करोगे, जिससे आप मैप नहीं मल्टी मैप ही बना, मल्टी सेट ही बेसिकली बेस्ट चीज़ है कि आप कितनी कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है बेसिकली एक तरीके से आप स्टोर कर लो, और कोई भी एलिमेंट आपका इस तरफ प्रेजेंट है कि नहीं तो उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। तो ये एक तरीका होगा कि आप एक जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज में पूछी गई थी कि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डिलीट कर सकते हो कि नहीं, तो प्रीफिक्स सम आपने निकाला हुआ ऑलरेडी, बस एक आपको सेट बना के चलना पड़ेगा, उसमें आप एलिमेंट्स ऐड करते जाओगे, ठीक। तो प्रीफिक्स सम जो आप काउंट में निकालते जा रहे थे तो प्रीफिक्स सम निकालते संग ही आप ये चीज़ें कर सकते हो कि प्रीफिक्स सम जैसे जैसे निकालते जा रहे हो वैसे वैसे आप मल्टी मैप भी बनाते चलो या फिर मल्टी सेट भी बनाते चलो, और साथ में आप ये देखते चलो कि जो डिफरेंस है वो आपका इस तरफ प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न कर सकते हो, अदरवाइज आप फॉल्स रिटर्न कर सकते हो अगर आपका किसी भी केस में नहीं होता तो, ठीक। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, और वो वाला केस आप एज केस अलग से हैंडल कर सकते हो जब आपका केवल या तो 1x की मैट्रिक्स बचे या फिर आपका n×1 की मैट्रिक्स बचे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, केवल साइड्स में ही आपका वो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए जो आपका डिफरेंस है, बीच के एलिमेंट्स नहीं आएंगे आपके सेट में, ठीक है। तो ये आपका एच केस है, इसको आप अलग से हैंडल कर सकते हो, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। एज सच इसमें कुछ था नहीं, बट हाँ इसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन थी, और ये चीज़ देखना था कि आपको एक्चुअल वैल्यू पता है उस एलिमेंट की जो आपको डिलीट करना है। अगर ये आपको देख लिया होगा आपने तो फिर आप हो सकता है इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि आपको एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू एट मोस्ट 2 अदर नोड्स। देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे। क्या है कि कोई भी जो नोड होगी
वो एटमोस्ट केवल उससे 2 ही नोट्स निकल रही होंगी, ठीक, यानी कि या तो एक नोट निकल रही होगी या तो सॉरी एक एज निकल रही होगी किसी भी नोट से, या फिर 2 एज निकल रही होगी, ठीक, या तो वो एक नोट से कनेक्ट होगा या फिर किसी 2 नोट से कनेक्ट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो और बाकी ये दिया हुआ है, बाकी आपकी एजेस दी हुई हैं, आपको बताना है कि आप कुछ एक यूनिक वैल्यू सबको असाइन करोगे 1 से लेके n तक, यानी कि एक परमुटेशन बेसिकली 1 से n तक सबको असाइन करोगे n नोट से, और n परमुटेशन आपको असाइन करना है। तो हर एक नोड को एक ना एक वैल्यू असाइन होगी और सारी वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, 1 से लेके n तक। और आपको क्या करना है, आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी, देखो मान लो ये एक एज है, मान लो ये एजेस थी आपकी, मान लो ये एक ग्राफ है, ठीक, इसको मान लो आपने 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, ठीक। अब एक वैल्यू जो कैलकुलेट करनी, वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी इन एजेस की वैल्यू का प्रोडक्ट। अब इस एज की वैल्यू क्या होगी, इस एज की वैल्यू होगी जिन 2 नोड्स से कनेक्ट है, मान लो इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2, तो इस एज की वैल्यू हो गई 2 × 1 यानी कि 2, इस एज की वैल्यू हो गई 2 × 3, जो भी 2 नोड से कनेक्टेड है उनकी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, 2 × 3 ये हो गया 6, ये हो गई 3 4 = 12। अब इनका सम जो होगा, इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा 6 2 8 और ये 20, तो बेसिकली 20 आपकी टोटल वैल्यू हो गई। तो आपको इस तरीके से वैल्यूज असाइन करनी है सच दैट ये आपका जो सम होगा ये मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक। तो अब देखो ये कैसे कर सकते हैं हम, ग्रीडी है बेसिकली, ग्रीडी तरीके से हम असाइन करना चाहेंगे वैल्यूज़ को। अब थोड़ा सा पहले जो एक पॉइंट दिया हुआ था जो मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या था पॉइंट, कि आपकी हर एक नोड जो होगा वो बेसिकली एटमोस्ट 2 नोड से कनेक्ट हो सकता है, ठीक। तो देखो मैं कहता हूँ कि ये नोड, देखो ये नोड एटमोस्ट 2 नोड से कनेक्ट होगा। अब क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है कि ये जो पूरा ग्राफ है आपका, ये पूरा ग्राफ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स में ये डिवाइड हो, ठीक, मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड हो। लेकिन अब हर एक कंपोनेंट का स्ट्रक्चर हम पता कर सकते हैं, क्या कैसे पता कर सकते हैं हर कंपोनेंट का स्ट्रक्चर, देखो या तो कंपोनेंट, मैं कहता हूँ कि या तो कंपोनेंट साइकिल होगा या फिर कंपोनेंट एक सीधी लाइन होगा, ठीक, 2 में से एक ही चीज़ हो सकती। क्यों, क्योंकि देखो एक केस है कि मान लो सारे एलिमेंट्स 2-2 से कनेक्टेड हैं, एक केस है कि सारे एलिमेंट्स 2-2 से कनेक्टेड हैं। अगर सारे एलिमेंट 2-2 से कनेक्टेड होंगे तो वो एक साइकिल फॉर्म करेगा। अब देखो इसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा एज आप नहीं ऐड कर सकते हो, परफेक्ट साइकिल ही होगी, क्योंकि अगर एक एक्स्ट्रा एज मान लो आपने कहा कि नहीं है परफेक्ट साइकिल नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि अब देखो ये वायलेट कर गया, ये एक्चुअल में 3 नोड से कनेक्ट हो गया, तो जो कि नहीं पॉसिबल है। हर एक एलिमेंट अगर 2 नोड से कनेक्ट होगा तो ये एक साइकिल फॉर्म करेगा ही करेगा, ठीक। अब उस केस में, जिस केस में हर एक एलिमेंट 2 एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होगा, तो देखो कुछ एलिमेंट 2 से कनेक्ट होंगे, कुछ एलिमेंट 2 से कनेक्ट नहीं होंगे, और बेसिकली हर एक एलिमेंट 2 से कनेक्ट नहीं है, इसलिए एक सीधी लाइन फॉर्म करेगा, ठीक। या तो एक एलिमेंट सीधी लाइन फॉर्म करेगा या तो वो एक साइकिल बनाएगा फॉर श्योर। ऐसा कुछ नहीं बन सकता। देखो आपने कहा कि मान लो ये बन रहा है, आपने कह दिया कि ये बन रहा है, मैं कह रहा हूँ ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से मिलते ही ये आदमी जो है, अब ये आदमी 3 लोगों से कनेक्ट हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो या तो एक साइकिल बनेगी या तो एक सीधी लाइन बनेगी, इन 2 के अलावा कोई भी फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ ही है, और या तो एक सीधी लाइन बन रही है या तो एक आपकी साइकिल बन रही है, ठीक। अब देखो वैल्यूज़ कैसे असाइन होगी, वैल्यूज़ कैसे असाइन करना आपके लिए ग्रीडीली सबसे अच्छा होगा, ठीक। वैल्यूज़ कैसे असाइन करना आपके लिए ग्रीडीली सबसे अच्छा होगा, ये पहले देख लेते हैं। देखो पहले सबसे पहले एक साइकिल को वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक। एक साइकिल को सबसे पहले वैल्यूज़ असाइन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो मान लो आपकी वैल्यूज़ थी कि 7 तक की वैल्यूज़, 1 से लेकर 7 तक की वैल्यूज़ असाइन होंगी, ठीक। तो मैंने कहा कि इस नोड को सबसे बड़ी वैल्यू देते हैं, इस नोड को सबसे बड़ी वैल्यू दी मैंने, ठीक। अब देखो इसका किसके साथ तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे कि तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो मैं कहता हूँ इसका इससे जस्ट छोटा एलिमेंट, क्योंकि अब देखो ये 7 वैल्यू तो किसी और को दे नहीं सकते हो, अब क्या दोगे, अब तुम 6 ही दोगे किसी को, तो इसके जो इससे जस्ट छोटा एलिमेंट है वो इसके जितने पास रखोगे उतना ही तुम्हारा फ़ायदा है, क्योंकि अब 7 × 6 होगा तुम्हारा, ठीक। इसके अगर पास तुम छोटी वैल्यूज़ रखोगे तो तुम्हारा उतना बेनिफिट नहीं होगा, जितना इसके पास बड़ी वैल्यूज़ रखोगे तो उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जितनी तुम्हारी नियर की वैल्यू आसपास होती हैं, जितनी तुम्हारी बड़ी वैल्यूज़ का तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे उतना ही तुम्हारे बेनिफिशियल होगा, इंस्टेड कि तुम 2 छोटी वैल्यू का या फिर एक बड़ी एक छोटी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक। मान लो जैसे कि तुम्हारा 7 3 6 और 4 है, ठीक। तो अगर तुम ये करो कि 7 × 3 करूँगा और 6 × 4 करूँगा, इसके बाद इसको ऐड करूँगा, तो मैं कह रहा हूँ उससे अच्छा है कि 7 × 6 करो और 4 × 3 करो, अगर तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो ये तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा होगी
इन कंपेरेटिव टू दिस, कि आप एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप एक दोनों बड़ी वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई करो और छोटी वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यानी कि 7 का 6 से मल्टीप्लाई करने में तुम्हारा बेस्ट बेनिफिट है। तो अब देखो इसको क्या असाइन करोगे वैल्यू, अभी मैंने कहा था कि 7 को जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। तो अब क्या करोगे, इसको तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। अब देखो अब तुम्हें 4 असाइन करना है, अब तुम 4 किसको असाइन करना चाहोगे, क्या ये 4 तुम ये 5 के बगल में रखना चाहोगे या फिर 6 के बगल में। अभी मैंने कहा था कि इस वैल्यू को जितनी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। तो तुमने कहा कि इस 4 को मैं क्या करना चाहूँगा, इस 4 को मैं 6 के पास रखना चाहूँगा। अब इस 3 की बात आई, अब इस 3 को तुम 4 के पास रखना चाहोगे या 3 को 5 के पास रखना चाहोगे। मैंने कहा इस 3 को 5 के पास रखना चाहोगे, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही बेनिफिशियल होगा, ठीक। अब 2 की बात आई, अब 2 को तुम 4 के पास रखना चाहोगे कि 3 के पास, तो तुम 4 के पास रखना चाहोगे। तो 4 के पास रखने से 3 के पास ऑटोमेटिकली रख गया, बट हाँ अगर तुम्हारे पास और भी एजेस होती तो तुम इसको 4 के पास रखना चाहते, ठीक। ये तो बात हो गई इस वाली साइकिल में, ठीक। साइकिल में तुम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे कि देखो सारे ऑड एक तरफ है और सारे इवन एक तरफ है, और सबसे बड़ा ऑड सबसे बड़ा इवन एक आपस में कनेक्टेड है, ठीक। तो इस तरीके से तुम इसको असाइन कर सकते हो। अब अगर मान लो तुम्हें एक सीधी लाइन में असाइन करना हो, अब मान लो तुम्हें सीधी लाइन में असाइन करना हो, देखो तो मैं कहता हूँ कि अभी तुमने साइकिल में असाइन करना सीख लिया था, है ना। अभी तुमने साइकिल में असाइन करना सीख लिया था। ये जो सीधी लाइन है अगर मैं इसको इस तरह से डिनोट करूँ, थोड़ा सा ऐसे में अगर मैं डिनोट करने की कोशिश करूँ, अभी भी ये तो सीधी लाइन ही है ना, बस क्या सीधी लाइन और साइकिल के बीच में एक एज का फ़र्क है, और वो एज तुम कौन सी चूज़ करना चाहोगे, वो एज तुम वाली चूज़ करना चाहोगे जो मेरे मिनिमम वेट की एज है। अगर मैं इसमें से मान लो ये वाली एज हटा देता हूँ तो अब मेरा क्या हो जाएगा, अभी भी तो मेरा ये एक सीधी लाइन फॉर्म हो गई ना। तो बेसिकली तुम्हारी एक सिंगल एज का डिफरेंस है, वो एज अगर मैं कह दूँ कि वो मेरी मिनिमम वेट की एज होगी, तो उसके अलावा तो मुझे अब वैल्यूज़ पुट करना आता है ना। अगर मुझे अब 7 से 2 तक वैल्यूज़ पुट करनी हो तो मैं कैसे पुट करूँगा, 7 इसको दूंगा, 6 इसको दूंगा, 5 इसको दूंगा, 4 इसको दूंगा, 3 इसको दूंगा, 2 इसको दूंगा, है ना। अब मेरे को इस एज का काम नहीं है क्योंकि इस एज का मेरे को वेट नहीं मिलेगा, बट हाँ वैल्यूज़ तो मैं ऐसे ही असाइन करूँगा ना। वैल्यूज़ ऐसे ही असाइन करने में मेरा मोस्ट बेनिफिट है, क्योंकि इसकी वैल्यू और पिछले वाली की वैल्यू एज इट इज़ होगी, बस उसमें केवल क्या होगा, उसमें ये 3 × 2 भी ऐड होगा उसके टोटल वैल्यू में, इसमें वो नहीं ऐड होगा क्योंकि इसमें एक एज कम है ना। तो अब देखो, अब ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात कि तुम साइकिल को वैल्यू देखो असाइन करने में, अगर मान लो तुम्हारे पास सेम लेंथ की साइकिल भी है और सेम लेंथ की तुम्हारी ये एक सीधी लाइन भी है ना। सीधी लाइन भी अगर सेम लेंथ की और सेम लेंथ की साइकिल है तो किसको वैल्यू असाइन करना, बड़ी वैल्यूज़ किसको असाइन करोगे तुम, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है मान लो कि तुम्हारे पास 16 से लेके तुम्हें 1 तक वैल्यूज़ असाइन करनी है, तो कुछ वैल्यूज़ तुम, और मान लो तुम्हारे पास एक साइकिल है 8 साइज़ की और एक तुम्हारे पास 8 साइज़ की सीधी लाइन है, ठीक। तो तुम बड़ी वाली वैल्यूज़ किसको असाइन करोगे और छोटी वाली किसको असाइन करोगे। तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ी वाली वैल्यूज़ तुम साइकिल को असाइन करोगे, क्यों, क्योंकि तुमने अभी देखा कि ये एक एज का तुम्हें लॉस हो रहा है। अगर तुम साइकिल में ये बड़ी वाली वैल्यूज़ असाइन करोगे तो तुम्हें इस एज का लॉस नहीं होगा, ये एज तुम्हारी और काउंट होगी, तो तुम ये सबसे छोटा लॉस लेना चाहोगे। तो इसलिए 1 और 2 जो तुम है वो तुम अपनी यहाँ पे 1 और 2 रख दोगे, तो ताकि तुम्हें सबसे मिनिमम लॉस हो, ठीक। तो यानी कि बड़ी वैल्यूज़ तुम साइकिल को असाइन करोगे हमेशा, और छोटी वैल्यूज़ तुम हमेशा सीधी वाली लाइन को असाइन करोगे, ठीक। ये एक बात हो गई तुम्हारी। दूसरी चीज़ कि अगर तुम्हारी बड़ी वेट की साइकिल है, अगर तुम्हारी बड़ी वेट की साइकिल है और एक छोटे वेट की साइकिल है, यानी कि मान लो एक तुम्हारी 6 साइज़ की साइकिल है, एक तुम्हारी 2 साइज़ की साइकिल है, ठीक। तो तुम बड़ी वाली वैल्यूज 6 साइज़ की साइकिल को असाइन करोगे कि ये 2 साइज़ की। तो मैं कहता हूँ ये तुम वैल्यूज 6 साइज़ की साइकिल को असाइन करोगे, ना कि 2 साइज़ की साइकिल को, ठीक। ये 2-3 पॉइंट्स तुम्हें ध्यान में रखने थे। बाकी असाइन कैसे करना है कि एक तरफ सारे ऑड मैक्सिमम से लेके सारे ऑड, एक तरफ मैक्सिमम से लेके सारे इवन, और ये जो दोनों एक मैक्सिमम ऑड और मैक्सिमम इवन है वो आपस में एक एच से कनेक्ट हो जाएंगे, और जो सबसे छोटे छोटे एलिमेंट होगा वो एक एच से कनेक्ट हो जाएंगे। और हमेशा तुम साइकिल को प्रायोरिटी दोगे इस लाइन से, और अगर तुम्हारी बड़ी साइज़ की साइकिल है तो उसको हमेशा प्रायोरिटी दोगे छोटे साइज़ की साइकिल से। अब तुम्हें क्या करना है, बस कंपोनेंट फाइंड करने हैं कि कौन सा कंपोनेंट तुम्हारा साइकिल है, कौन सा कंपोनेंट तुम्हारा लाइन है, और कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ इसको असाइन होगी, उस बेसिस पे तुम इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो। तो तुम DSU या फिर DFS लगा के कंपोनेंट्स निकाल सकते हो और पता कर सकते हो कि ये साइकिल है कि तुम्हारा नॉर्मल सीधी लाइन है, और उस बेसिस पे तुम वैल्यूज़ कंप्यूट कर सकते हो,
ठीक, तो थोड़ा सा तुम्हारा ग्रीडी तरीका से सोचने वाली प्रॉब्लम थी, बट उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आएगा। अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर तुम्हें अप्रोचेस पसंद आई, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।